तो चलिए आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में सीधे गोता लगाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं तमिलनाडु में आए उस अभूतपूर्व राजनीतिक भूकंप की जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। मतलब एक ऐसा चुनाव जिसने न सिर्फ स्थापित धारणाओं को तोड़ा है बल्कि राजनीति के पारंपरिक पन्नों को पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। अब जरा इस आंकड़े पे गौर कीजिए, 100 से अधिक सीटें। शुरुआती चुनावी रुझानों में जब यह नंबर सामने आया तो वो वाकई हर किसी को चौंकाने वाला था। एक बिल्कुल नई नवेली पार्टी और 100 से ज्यादा सीटों पर बढ़त, ये उस राज्य में एक बहुत बड़ा झटका है जहां पिछले 50 सालों से सिर्फ दो ही प्रमुख राजनीतिक दलों का सिक्का चलता आया है। जरा सोचिए, जहां सत्ता हमेशा इन्हीं दो ध्रुवों के बीच झूलती रही हो, वहां एक तीसरी ताकत का इतनी तेजी से आगे आना, यह कोई छोटी बात नहीं है। इस पूरी राजनीतिक उथल पुथल का जो पैमाना है ना, वो वाकई बेहद दिलचस्प है। देखिए, एक तरफ तो वो पारंपरिक गठबंधनों का गणित है, जैसे कांग्रेस के साथ स्थापित डीएमके का लड़ना और बीजेपी के साथ एआईडीएमके का चुनावी मैदान में उतरना। और दूसरी तरफ है तमिलगा वेत्री कड़गम यानी टीवीके, महज 2 साल पुरानी पार्टी। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये नई पार्टी बिना किसी भी गठबंधन के अकेले दम पर सभी 234 सीटों पर इन गहरी जड़ों वाले गठबंधनों को सीधी चुनौती दे रही है, बिल्कुल आमने सामने। तो आइए अपने पहले खंड की तरफ बढ़ते हैं, एक नया राजनीतिक सितारा। अब ये टाइमलाइन देखिए, ये बदलाव को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है। एक तरफ है 1959 में बनी कई दशकों पुरानी और स्थापित डीएमके का इतिहास, और दूसरी तरफ है 2024 में अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके का गठन। मतलब ये एक बिजली की तेजी से हुआ उदय है। 2026 के चुनावी रुझानों में जिस तरह से एक महज 2 साल पुरानी पार्टी ने अपना दबदबा कायम किया है, वो 50-60 साल की स्थापित राजनीति के सामने सचमुच एक ऐतिहासिक घटना है। राजनीतिक विश्लेषक तो उस वक्त बिल्कुल हैरान रह गए जब शुरुआती रुझानों में सत्ताधारी डीएमके खिसककर तीसरे नंबर पर आ गई। जी हां, तीसरे नंबर पर। वो न सिर्फ नई बनी टीवीके से पीछे थी, बल्कि एआईडीएमके और बीजेपी के गठबंधन से भी पीछे चल रही थी। लगभग 46 सीटों के आसपास सिमटती हुई डीएमके की ये स्थिति साफ दिखाती है कि सत्ता के पारंपरिक समीकरण पूरी तरह से पलट चुके हैं। चलिए अब रुक करते हैं अगले हिस्से का, सिनेमा से राजनीति का सफर। देखिए, अतीत में कई ऐसे सितारे रहे हैं जिन्होंने फिल्मों और राजनीति दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की या वहां से राजनीति में आए। लेकिन 51 वर्षीय सुपरस्टार सी जोसेफ विजय का मामला थोड़ा अलग है। उन्होंने एक बहुत ही स्पष्ट और कड़ा चुनाव किया। उन्होंने 33 साल के अपने बेहद सफल फिल्मी करियर को उसके चरम पर रोक दिया, अपनी लोकप्रियता, सुख सुविधाएं सब छोड़ दिया, ताकि वो अपना पूरा समय और ध्यान जनता की सेवा में लगा सकें। और यही वजह है कि जनता ने उनमें एक ऐसा नया नायक देखा जो उनके लिए अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार है। अब उनके इस राजनीतिक इरादे को समझना है तो 300 करोड़ की अनरिलीज्ड फिल्म जननायक के इस दमदार डायलॉग को देखिए, मैं आ रहा हूं और मेरा वापस जाने का कोई इरादा नहीं है। यकीन मानिए, ये महज एक फिल्मी लाइन नहीं थी, ये राजनीति में उनके डटे रहने और जनता के हकों के लिए लड़ने का एक बहुत बड़ा और स्पष्ट ऐलान था। अगर हम पिछले कुछ सालों में उनके सिनेमाई सफर पर गौर करें तो पर्दे पर उनकी छवि बहुत ही रणनीतिक रूप से बदल दी गई। वो एक टिपिकल एक्शन हीरो से एक ऐसे सामाजिक योद्धा के रूप में उभरे जो उन वास्तविक मुद्दों को उठा रहा था जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता था। चुनावी धांधली को उजागर करना, स्वास्थ्य सेवा में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना, महिलाओं के खेलों का समर्थन करना और किसानों के संघर्षों को आवाज देना। इन फिल्मों के जरिए विजय ने पर्दे पर ही अपना एक बहुत ही ठोस राजनीतिक आधार तैयार कर लिया था। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले खंड पर, सिटी और होलोग्राम। आइए देखते हैं उनका जमीनी अभियान कैसा था। टीवीके के अभियान की ये प्लेबुक ना तकनीक और सिनेमा का एक अनोखा लेकिन शानदार मिश्रण है। जरा ध्यान दीजिए। सुदूर गांव में होलोग्राम के जरिए भाषण देना ताकि हर जगह उनकी उपस्थिति दर्ज हो सके। भीड़ से सीधे जुड़ने के लिए सिनेमाई बॉडी डबल्स को मैदान में उतारना जिससे लोगों को लगे विजय खुद उनके बीच हैं। और तो और कपड़ों की दुकानों में पुतलों को इस्तेमाल करना और पार्टी की ब्रांडिंग वाले रोबोट्स का उपयोग करना जिनके साथ लोग पूरे उत्साह से सेल्फी खिंचा रहे थे। इस अजीब लेकिन बेहद दिलचस्प तरीके ने यह सुनिश्चित किया कि उम्मीदवार की मौजूदगी एक ही समय में हर जगह महसूस की जा सके। और अब बात करते हैं उनके सिटी अभियान की। सिटी टीवीके का आधिकारिक पार्टी चिन्ह है और उन्होंने इसे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा ही बना दिया। कैसे? घरों के बाहर बनने वाली पारंपरिक रंगोली, जिसे अल्पना कहते हैं, उसे सीटी के आकार में बनाया जाने लगा। बच्चे सीटी बजाकर अपने माता पिता को वोट देने के लिए उत्साहित करने लगे। रोजमर्रा की घरेलू दिनचर्या में इस चिन्ह को इतनी खूबी से पिरोया गया कि इस अभियान ने मूक समर्थकों को भी सक्रिय और मुखर प्रतिभागियों में बदल दिया। टीवीके की यूनिफॉर्म भी काफी दिलचस्प थी। एक साधारण सफेद शर्ट और हल्की खाकी पैंट। समर्थकों ने जब ये पहनना शुरू किया तो इस अभियान ने महज एक चुनाव प्रचार से आगे बढ़कर एक बड़े राज्यव्यापी आंदोलन का रूप ले लिया। इस साधारण सी पसंद ने एक इतना विशाल दृश्य प्रभाव तैयार किया कि पार्टी का अभियान सचमुच हर सड़क और हर चौराहे पर दिखने लगा।
हमारा अगला खंड है युवाओं का वोट जीतना। ये समझना बहुत जरूरी है कि इस उछाल के पीछे आखिर कौन सा वर्ग था। 85% मतदान, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक आंकड़ा है। जब इतना भारी मतदान होता है तो ये साफ तौर पर इंगित करता है कि मतदाता बदलाव के लिए कितने ज्यादा प्रेरित थे। ये स्पष्ट संकेत है कि जनता दशकों से चली आ रही यथास्थिति से ऊब चुकी है और कुछ नया चाह रही है। अब जरा इस गणितीय नींव को समझते हैं। पहली बार वोट करने वाले 12.5 लाख मतदाता और 20 से 29 आयु वर्ग का समूह। तमिलनाडु में युवा वोटर्स की कुल संख्या लगभग 1.18 करोड़ है, जो पूरे मतदाता वर्ग का सीधा 20% हिस्सा है। टीलीपीके ने इस विशाल 20% युवा ब्लॉक को सफलतापूर्वक अपनी ओर खींचा, जो शायद पुरानी पार्टियों से खुद को जुड़ा हुआ महसूस नहीं कर रहा था, और विजय में उन्हें बदलाव की सबसे बड़ी उम्मीद दिखाई दी। चलिए अब आते हैं हमारे 5वें खंड पर, कल्याणकारी वादे। क्योंकि सिर्फ करिश्मे से तो चुनाव जीते नहीं जाते। जनता पर जो आर्थिक दबाव हैं उन्हें पहचानते हुए पार्टी ने बहुत ही सटीक और आक्रामक वादे किए। महिलाओं के लिए 3,000 रुपये प्रति माह, साल में 6 मुफ्त गैस सिलेंडर और शादी के लिए सोना और साड़ी। छात्रों के लिए 12वीं से लेकर PhD तक 25 लाख रुपए तक का बिना गारंटी वाला लोन। और मछुआरों के लिए 8 प्रकार की मछलियों पर पहली बार MSP, मछली पकड़ने पर रोक के दौरान 27,000 रुपये की सहायता और रियायती दर पर डीजल। ये वादे बिल्कुल पिन पॉइंटेड थे, जो सीधी तौर पर इन वर्गों की आर्थिक चिंताओं को संबोधित कर रहे थे। यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है। टीवी के नेतृत्व ने जीतने वाले उम्मीदवारों को सीधा निर्देश दिया कि भाई जीत का प्रमाण पत्र मिलते ही तुरंत पार्टी मुख्यालय में रिपोर्ट करें। ये कदम साफ तौर पर राजनीतिक खरीद फरोख्त यानी पोचिंग को रोकने के लिए था। ये विवरण दिखाता है कि नेतृत्व कितना व्यवहारिक और सतर्क है। वो अच्छी तरह जानते हैं कि एक नई पार्टी को स्थापित खिलाड़ियों से किस तरह के खतरों का सामना करना पड़ सकता है, और वो इसके लिए पूरी तैयार थे। और अब हमारा अंतिम खंड, राजनीतिक सीमाओं का पुनर्निर्धारण। आइए देखते हैं कि भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है। इन अहम चुनावी डेटा पॉइंट्स को देखिए। पार्टी संस्थापक विजय खुद अपनी दोनों सीटों चेन्नई के पेरंबूर और तिरुचिरापल्ली ईस्ट से आराम से बढ़त बनाए हुए थे। लेकिन मुख्य सवाल ये था कि क्या पार्टी राज्य विधानसभा में साधारण बहुमत के लिए आवश्यक 117 सीटों का जो मैजिक नंबर है वो अपने दम पर हासिल कर पाएगी? और अगर वो 117 के आंकड़े से चूक जाते हैं तो फिर उन्हें किस तरह के बाहरी समर्थन की जरूरत पड़ेगी? क्या उन्हें अन्य दलों के साथ जटिल गठबंधनों के रास्ते पर चलना होगा? तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। क्या टीवीके का ये भारी उदय पारंपरिक पार्टी वफादारी के अंत का संकेत है, या फिर ये भारत में सिनेमाई राजनीतिक मेगा स्टार का एक नए युग की महज एक शुरुआत है? इस चुनाव ने निश्चित रूप से राजनीतिक संभावनाओं के कई दरवाजे खोल दिए हैं। ये भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में एक ऐसा बदलाव है जिस पर आगे भी गहराई से नजर बनाए रखने की जरूरत है। खैर, आज की इस चर्चा में बस इतना ही।